दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के वोटिंग रिजल्ट्स का इंतजार केवल भारत के लोगों को नहीं, दुनिया में कितने देशों को है, क्योंकि काफी कुछ इस इलेक्शन रिजल्ट पर निर्भर करता है। इस वीडियो में इस प्रोसेस को हम सिंप्लीफाई करेंगे। दो पार्ट में इसको डिवाइड करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फंक्शनरीज और फिर उसके बाद स्पेसिफिक प्रोसेस कि एग्जैक्टली उस काउंटिंग स्टेशन पर होता क्या है। सबसे पहले काउंटिंग स्टेशन पर है कौन। तो इसी जो ये रिजल्ट है ये ईसीआई की वेबसाइट और जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है इस पर भी लगातार चल रहा है लाइव। इसके अलावा सभी न्यूज चैनल्स आप एक्चुअली दिखाई रहे हैं। सबसे पहले इंचार्ज कौन होता है। तो इलेक्शन कमीशन एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जैसे जिसको कलेक्टर भी कहते हैं, उसको रिटर्निंग ऑफिसर बनाता है। रिटर्निंग ऑफिसर के नीचे एआरओ हो सकते हैं, जिसको सहायक या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर कहा जाता है। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जनरली एसडीएम बना दिए जाते हैं। अब जैसे एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी तो बड़ी है। अगर हम उसी को विधानसभाओं में डिवाइड करें या सब डिवीजन में डिवाइड करें, सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है और विधानसभा एक पॉलिटिकल यूनिट होती है कि भाई ठीक है इस एरिया से एमएलए होता है। आसान भाषा में समझें तो भाई कलेक्टर जो है वो रिव्यू ऑफिसर, मतलब एक तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर हो गया, और उसके नीचे एआरओ। जनरली ये जिम्मेदारी जो है वो एसडीएम को दे दी जाती है, राइट। अब एक्चुअल काउंटिंग पर होता कौन है। जैसे एक पर्टिकुलर काउंटिंग हॉल है तो उसमें टेबल्स होती हैं। एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए 150 पोलिंग बूथ हैं, 150 पोलिंग बूथ हैं एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो ऐसे में रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि हम क्या करेंगे, 15 टेबल इस पर्टिकुलर हॉल की रखेंगे, इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी की, इस पर्टिकुलर विधानसभा की। अगर 15 टेबल रख दी तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक टेबल पर 10 ईवीएम, यानी कि जो 10 जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है हमारी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसकी वोट काउंट होनी है। अब वोट काउंट कैसे होती है? क्या उस वाली मशीन से होती है जिस पर आप बटन दबा कर आए थे? नहीं, उसके लिए यूज होता है कंट्रोल यूनिट। अब हम उस पर भी आएंगे, लेकिन बात आपको समझ में आई कि एक तरीके से जो 15 टेबल हैं, एक टेबल पर कितना रेशियो आया, 10 का रेशियो आया। ये डिसाइड कौन करता है? रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है, जो इलेक्शन कमीशन द्वारा अपॉइंट होता है। अब हर एक जो टेबल होती है उस पर कितने लोग होते हैं? 4 लोग होते हैं। पहला, काउंटिंग सुपरवाइजर। जनरली गैजेटेड ऑफिसर को यह जिम्मेदारी दी जाती है। अगर मैं प्रैक्टिकल बताऊं तो कितने सारे जो बैंक के पीओज होते हैं उनको बताया जाता है कि एक काउंटिंग टेबल पर आप हैं काउंटिंग सुपरवाइजर। इसके साथ काउंटिंग स्टाफ, काउंटिंग असिस्टेंट और माइक्रो ऑब्जर्वर, ये 4 लोग पर टेबल होते हैं। देख रहे हैं कितनी सुरक्षा से एक पर्टिकुलर टेबल पर काउंटिंग हो रही है। और सोचो पूरे देश में एक्सरसाइज चल रही है, तो कितनी बड़ी एक्सरसाइज है काउंटिंग की भी। वोटिंग तो फेजेस में हो गई, अब काउंटिंग एक्सरसाइज देखो आप कितनी बड़ी है कि नहीं। 4 लोग। ध्यान रखिएगा, अगर एक क्वेश्चन बन जाए इसमें प्रीलिम्स में तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो मैंने काउंटिंग असिस्टेंट बताया ना, ये जनरली ग्रुप डी पर्सन होता है। फॉर एग्जांपल मल्टी टास्किंग स्टाफ पियोन, किसी चीज को कहीं से उठाकर लाना है, फॉर्म को, किसी चीज को इधर से उधर, तो उसके लिए ये सहायक होता है। माइक्रो ऑब्जर्वर जो होता है वो कई बार कोई जो एलआईसी एजेंट होता है उसको भी माइक्रो ऑब्जर्वर बना देते हैं। किसी स्टाफ को बना दिया जा सकता है, वो जो रिटर्निंग ऑफिसर होती है उसकी जिम्मेदारी होती है। माइक्रो ऑब्जर्वर का काम होता है कि ऑलरेडी आपको जो ट्रेनिंग दी गई है, हर एक काउंटिंग टेबल पर उसी हिसाब से वोट काउंट हो रही है कि नहीं हो रही है। और वोट काउंट का प्रोसेस क्या है अभी हम आगे जानेंगे। तो यानी कि काउंटिंग ऑफिशियल्स तो आपको पता लग गए, सुपरवाइजर, काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग स्टाफ, काउंटिंग असिस्टेंट और माइक्रो ऑब्जर्वर, राइट। अब जो ये हॉल होता है ना, इस हॉल में टेबल लगी हुई है। इस हॉल में टेबल के पीछे ना जालियां लगी होती हैं, एक पार्टीशन मान लीजिए। उसके पीछे काउंटिंग एजेंट होते हैं पार्टी के। तो जो पार्टी का कैंडिडेट होता है वो खुद या फिर अपने काउंटिंग एजेंट को अलॉट कर देगा कि भाई इस वाले टेबल के साथ तुम लगे रहोगे। तो देख रहे हैं कि हर एक काउंटिंग टेबल के पीछे अलग अलग, यानी कि जनरली जो मुख्य पार्टीज होती हैं उनके काउंटिंग एजेंट भी होते हैं। और इस काउंटिंग प्रोसेस में हर एक स्टेप जो हो रहा है कि भाई हमने कंट्रोल यूनिट पर बटन दबाया, टोटल वोट पोल्ड, किस कैंडिडेट को कितनी वोट मिली, नोटा कितनी मिली, तो जैसे ही उसको हम दर्ज कर रहे होते हैं फॉर्म 17 से, अभी मैं जाऊंगा उस पर, तो ऐसे में वेरीफाई कराया जाता है पीछे जाली के पीछे जो खड़ा है काउंटिंग एजेंट की, भाई देखो तुम संतुष्ट हो ना, यही है और यही लिख रहे हैं। वो कहेगा बिल्कुल संतुष्ट है जी, ठीक है जी, फिर हमने ये दर्ज कर लिया है, राइट। फिर माइक्रो ऑब्जर्वर भी देखता है कि हाँ जी बिल्कुल वेरीफाइड है। उसके बाद ही नेक्स्ट आपकी कंट्रोल यूनिट लाई जाती है। जैसे मैंने अपने एग्जांपल में क्या बताया कि हर एक टेबल पर जैसे मैंने 10 आपकी कंट्रोल यूनिट लानी है, यानी कि 10 आपकी जो ईवीएम्स हैं उसको हमने अलॉट कर दिया था, राइट।
तो ये तो आपको पता लग गया इनके बारे में, राइट। काउंटिंग एजेंट समझ गए आप। काउंटिंग एजेंट कौन है? ये तो कैंडिडेट के हैं और कैंडिडेट खुद भी है। इसमें इंटरेस्टिंग ट्रैप क्वेश्चन भी बन सकता है आपके प्रीलिम्स में, जैसे कि अगर मैं कहूं कि काउंटिंग एजेंट कोई सिटिंग मिनिस्टर भी हो सकता है क्या? बताइए। सिटिंग मिनिस्टर, अगर कैंडिडेट कहे कि सिटिंग मिनिस्टर को मैं भेजना चाहता हूं, अब आप कहेंगे मतलब कई बार तो जो मिनिस्टर है वो खुद ही कैंडिडेट होगा, तभी मैंने कहा एक इंटरेस्टिंग ट्रैप है, उसको मैंने आगे समझाया हुआ है। तो इनका रोल आपको समझ में आ गया। जो पीछे खड़े हैं वो वेरीफाई करने के लिए खड़े होते हैं। जो आपका ये पूरा स्टाफ होता है, जो चारों का मैंने स्टाफ बताया पर टेबल, इनकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी वो रिटर्निंग ऑफिसर की हिसाब से डायरेक्शन से होती है, और इसकी जो गाइडलाइन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही इशू कर सकता है। हाउ हु कैन बी काउंटिंग एजेंट? तो देखिए, अब इसमें कोई अलग से लॉ तो नहीं है, ठीक है। बस ये कहा गया है जो भी हो मैच्योर मेजर हो, यानी कि भाई एडल्ट जो हैं वही हो। तो पर्पस यही है जिससे कि वहां पर कोई डिसरप्शन ना हो उस प्रोसेस में। कोई अलग से क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। नाउ जो मैंने पूछा था हु कैन नॉट बी, तो इंटरेस्टिंग बात है कि हु कैन नॉट बी। ये देखिए, यूनियन no sitting minister either of the union government or a state government, sitting member of parliament, sitting member of legislative assembly, legislative council or any other person having security cover will be allowed to act as counting agent of any candidate। है कि नहीं इंटरेस्टिंग बात? क्योंकि इस पर शायद ध्यान नहीं जाएगा। ध्यान रखिएगा, नो सिटिंग मिनिस्टर, ना तो सिटिंग मिनिस्टर यूनियन का, स्टेट का, सीधी सी बात है, ना सिटिंग एमपी, एमएलए, एमएलसी, और या फिर जिनको सिक्योरिटी कवर मिला हुआ है, भाई आप जो है काउंटिंग एजेंट बनकर अंदर ना जाएं, ठीक है। अब कितने हो सकते हैं? जैसा आपको बताया कि एक पर्टिकुलर काउंटिंग टेबल पर जनरली एक होता है, लेकिन एक से ज्यादा यानी कि सामान्यतः दो, वो भी आप भेज सकते हैं, राइट। नाउ ये है आपका काउंटिंग हॉल, ये देख रहे हैं टेबल 19, टेबल 20, और इसके पीछे जो आपकी चेयर्स लगी हुई हैं वो किसकी लगी हुई है? ये है काउंटिंग एजेंट या कैंडिडेट के लिए, देखिए। और ये है आपका काउंटिंग हॉल, और ऐसे ना मल्टीपल काउंटिंग हॉल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लोकसभा में, मान लीजिए हमने आपकी लोकसभा को 5 अलग अलग विधानसभाओं में डिवाइड कर दिया, ठीक है, कि भाई ये अलग अलग एरिया हमने डिवाइड कर दिया। तो इस पूरे पर्टिकुलर हॉल में, एक बड़े हॉल में, या तो अलग से आपको रूम मिले हो, अगर अलग से रूम नहीं हो तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि बड़े हॉल को लेकर आप पार्टीशन कर दीजिए। जैसे कि इस वाले आपको पिक्चर में ये पार्टीशन दिख रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है उसके पीछे अदर पार्टीशंस भी हों, जिसमें कि अलग अलग जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा लेवल की जो एरिया होता है उसकी ईवीएम्स यहां पर काउंट होती हैं, ठीक है। हु इज नॉट अलाउड? अब देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, यहां पर पब्लिक सर्वेंट जो वर्ड दिया हुआ है, इस पब्लिक सर्वेंट में क्या पुलिस ऑफिसर भी हैं? क्या कोई पुलिस ऑफिसर इस वाले एरिया में एंटर कर सकता है? भाई ये तो आपको पता है कि पुलिस ऑफिसर इस पूरी सुरक्षा के लिए तो जिम्मेदार है, राइट। वही अंदर जाए जिसके पास कार्ड हो, लेकिन क्या पुलिस ऑफिसर भी एंटर कर सकता है? तो जरा ध्यान रखिएगा, ईसीआई पहली बात तो कौन कौन हो सकता है? जो 4 लोग भाई टेबल पे बैठेंगे वो तो होंगे ही, राइट। रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि आरओ, एआरओ, वो तो होगा ही, राइट। जो पब्लिक सर्वेंट इलेक्शन ड्यूटी पर हैं, जैसे कि ऐसा हो सकता है किसी दूसरे एरिया से किसी आईएएस ऑफिसर को एक अलग स्टेट में भेजा जाए एज एन ऑब्जर्वर, तो वो भी आ सकते हैं। कैंडिडेट इलेक्शन एजेंट, ये जिसको हम काउंटिंग एजेंट कहते हैं, वो आ सकते हैं। नॉट अलाउड पुलिस ऑफिसर्स एंड गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, मतलब पुलिस ऑफिसर्स आप उनको पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में ना रखें। नो वन इंक्लूडिंग कैन, अब जो फोन की हम बात करें तो जो मोबाइल फोन है ना, जो 4 पर टेबल बैठे हैं, ये ऐसा नहीं कर सकते कि फोन पे मैसेज कर दें कि पीछे अरे यार तुम जीत रहे हो, इतना होने वाला। यारो परमिटेड टू कैरी मोबाइल फोन, एक ही पर्सन है जो मोबाइल फोन कैरी कर सकता है, वो कौन है? ऑब्जर्वर, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑब्जर्वर है, वहां पर वही मोबाइल फोन कैरी कर सकता है, अंदर कोई मोबाइल फोन नहीं चलेगा। तो आप कहेंगे सर ये फिर बाहर नतीजे कैसे आ रहे हैं? अरे ये जो अंदर ये जो काउंटिंग एजेंट बैठे हैं और जो अदर ऑफिसर्स हैं, तो वो अंदर बाहर होते रहते हैं, उसका अनाउंसमेंट होता रहता है जो पर काउंटिंग हॉल, तो उसकी खबर जो है बाहर पहुंचती रहती है। नाउ प्लेस ऑफ काउंटिंग, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि रिटर्निंग ऑफिसर डिसाइड करता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कि हमारे एरिया में कहां पर आपकी काउंटिंग होगी। जनरली जो आपकी पोल होनी है, जिस डेट को आपका इलेक्शन होना था, उससे 1 हफ्ता पहले ही डिसाइड हो जाता है कि भाई कहां पर काउंटिंग कराएंगे। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मैंडेटरी है कि उस पर्टिकुलर लोकसभा की काउंटिंग उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ही होगी? बताइए क्या कहना है आपका, ट्रू और फॉल्स?
मतलब अगर मैं कहूं इट इज मैंडेटरी दैट काउंटिंग ऑफ वोट्स फॉर अ पर्टिकुलर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी नीड टू बी डन विद इन द एरिया ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, ट्रू और फॉल्स? तो देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या कहना है। उनका कहना है कि देखो रिटर्निंग ऑफिसर इन जनरल आप अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ही कोई प्लेस पहले से ही डिक्लेयर कर देना, पोल से 1 हफ्ता पहले बताया था आपको, है ना। लेकिन अगर आपको लगता है यू हैव सम वैलिड रीजंस तो यू कैन एक्चुअली हैव अ प्लेस ऑफ काउंटिंग अदर देन दिस एरिया एज वेल। तो यहां पर भी एक इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन है ना, इसी बात को यहां पर बताया गया है। देखिए प्लेस सो फिक्स्ड इज आउटसाइड द लिमिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो यहां पर नो लीगल ऑब्जेक्शन इज देयर, ऐसा भी हो सकता है। यूपीएससी जनरली क्वेश्चन जो है वो ऑफ बीट पर बनाती है, वो देखना चाहती है कि आपके अंदर अटेंशन टू डिटेल है कि नहीं। सेपरेट काउंटिंग, अब ये तो मैंने आपको बता दिया था कि देखो जो हॉल हैं वो ऐसे बांट दिए जाते हैं, जैसे ये पिक्चर में देखिए, इसमें अच्छा दिख रहा है, देखिए ये एक हॉल हो गया, ये एक हॉल हो गया, और अगर आप पर हॉल देख रहे होंगे तो यहां पर मल्टीपल टेबल्स हैं काउंटिंग की, और हर एक टेबल पर अगर आप देख रहे हो तो 4 सीट लगी हुई हैं, देखिए 4 चेयर्स लगी हुई हैं। और फिर इसके बाद मैश होगा, मैश के बाहर जो है वो दूसरे एजेंट बैठ सकते हैं, मतलब कुछ स्पेस एक मैश का दिया जाता है। देखिए ये जो है ना, आप इसके पीछे देखिए ये एक जाली लगी हुई है, जाली के पीछे जो है वो स्पेस है, यहां पर भी ये जाली लगी हुई है, इसके पीछे स्पेस है जो एक काउंटिंग एजेंट बैठे हैं कि पर टेबल हम वेरीफाई कराएंगे, राइट। तो सेपरेट हॉल होंगे पर लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए लोकसभा का चुनाव है, लेकिन लोकसभा बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उससे छोटा विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है। ये केवल आपके वोटिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए किया गया है, राइट। काउंटिंग बिगिंस, अब काउंटिंग होती कैसे है? जिस पर आप वोट दबाकर आए थे ना, वो बटन प्रेस करके आए थे, ईवीएम, वो नहीं। जो बैलेट, जो आपकी, उसको तो हम बैलेट यूनिट कहते हैं, जो कंट्रोल यूनिट होती है वो ऑलरेडी एक स्ट्रांग रूम में लॉक होती है, उस पर लगी रहती है सील, राइट। अब उसको निकालने से पहले सबसे पहले जो आपका पोस्टल बैलेट्स होती है ना, किसके लिए होती है पोस्टल बैलेट? सीनियर सिटीजन्स के लिए, फिजिकली चैलेंज्ड के लिए, या फिर आपके सर्विस इंडिविजुअल्स के लिए, सर्विस वोटर के लिए, भाई जो ड्यूटी में लगे हुए हैं, चलो भाई तुम अपना जो है पेपर से बैलेट कर सकते हो, पेपर से वोट कर सकते हो। तो सबसे पहले इनकी वोट काउंट होती है। तो इनकी वोट काउंट होने के लिए जो रिव्यू ऑफिसर, रिव्यू कह रहा हूं, जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसकी टेबल पर आप जो है इनकी जो आपके यानी कि पोस्टल बैलेट्स हैं उनको पहले काउंट किया जाता है। अगर आपने सुना हो, अभी देयर वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस गोइंग ऑन, अभिषेक मनु सिंघवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल आ रही थी चर्चा में। वो ये कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये पोस्टल बैलेट का जो रिजल्ट है, क्योंकि सबसे पहले ये काउंट होंगे तो सबसे पहले पता लग जाता है कि भाई पोस्टल बैलेट के हिसाब से आगे चल रहा है, तो पोस्टल बैलेट वैसे ही बहुत कम होती हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई इसका जो रिजल्ट है ऐसा नहीं कि आपको पहले ही डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो उन्होंने कहा यार पहले तो शुरुआत में इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता था। तो देखिए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, मुद्दा ये है कि भाई सबसे पहले ये आपकी काउंट होती हैं जो पेपर आए हुए हैं। कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो कोई पेपर ही नहीं होते पोस्टल बैलेट वाले, है कि नहीं। अब जब ये हो जाता है, इसके 30 मिनट बाद फिर आपका वो जो काउंटिंग प्रोसेस है, जो एक्चुअल कंट्रोल यूनिट बेस्ड काउंटिंग प्रोसेस है, फिर वो स्टार्ट होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा 30 मिनट के गैप पर। अब देखिए ये होता है स्ट्रांग रूम, तो यहां पर आपके रिटर्निंग ऑफिसर और एआरओ, अगर एआरओ हैं तो, और साथ में जो कैंडिडेट हैं उनके काउंटिंग एजेंट हैं, और बाकायदा इसकी वीडियोग्राफी होती है कि भाई इस रूम को ओपन करने से पहले सबको बुला लो, भाई देखो लॉक लगा हुआ है, सील तुमने देख ली, उन्होंने कहा जी हमने सील देख ली, साइन करो, ठीक है जी सील है। वीडियोग्राफी होती है डेट टाइम के हिसाब से कि हाँ जी ये सील था, सील को ब्रेक किया जाता है, फिर अंदर से गिनकर फिर वहां से आपकी कंट्रोल यूनिट निकाली जाती है, ठीक है ना। तो इसकी पूरी वीडियोग्राफी होती है। सील ओपन करने के लिए वेरीफाई कराया जाता है कि जी हाँ इसमें कोई गैप नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको यहां पर कहानी मैंने बता दी। तो ईवीएम, अब ये जो कंट्रोल यूनिट होती हैं, अब जैसे मैंने कहा कि अगर 150 पोलिंग बूथ थे, ठीक है, 150 पोलिंग बूथ थे तो 150 ईवीएम थी। तो अगर मैंने 15 टेबल लगा दी तो पर टेबल 10-10 ईवीएम जानी है। तो पर टेबल का टारगेट कितना हो गया कि भाई साहब आपको 10 ही ईवीएम की वोट काउंट करनी है। अब देखो पहले तो बड़ा टफ होता था। पहले क्या होता था, जब ईवीएम नहीं आई थी तो बैलेट बॉक्स होते थे, बॉक्स में आपने पेपर डाले, तो उसमें तो काउंटिंग एजेंट का काम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता था, क्योंकि कुछ लोग क्या करते थे, जो वो ठप्पा लगा कर आते थे ना, वो बीच में लगा देते, यानी कि ऊपर बीजेपी नीचे कांग्रेस या कोई और पार्टी बीच में लगा दिया। अब भाई इसको क्या माने, इसको बीजेपी की तरफ की वोट माने या इसकी तरफ की वोट माने, तो प्रॉब्लम थी। तो वहां पर वैलिड वोट कौन सी होगी, इनवैलिडेट कौन सी होगी, ये ट्रिक थी वहां पर, है ना। लेकिन यहां पर क्या है, कंट्रोल यूनिट में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, अगर वोट है तो भाई वैलिड वोट है कि नहीं। तो यहां पर फिर वो कंट्रोल यूनिट
आने लगेगी। अब जो काउंटिंग होगी ईच काउंटिंग टेबल पर वो कंट्रोल यूनिट आ गई। अब उसके आगे बताता हूं क्या होता है। सबसे पहले वो बटन आप प्रेस करते हो कंट्रोल यूनिट का, और कंट्रोल यूनिट दिखाती है भाई बैटरी इतनी है, डेट इतनी है, और वेरीफाई करती है यस जो कंट्रोल यूनिट है दैट इज फाइन, ठीक। उसके बाद आप रिजल्ट वाला पार्ट प्रेस करते हो, ये देखिए प्रेस बैलेट की। फिर जैसे आप प्रेस करते हो रिजल्ट वाला पार्ट, तो वो दिखाती है कि पर कैंडिडेट कितनी वोट मिली है और नोटा की कितनी वोट मिली है। तो ये पूरी डिटेल जो है ये ऑटोमेटिक कंट्रोल यूनिट आपको शो कर देती है। क्या इस समय पर जो वीवीपीएटी जब आप वोट देकर आए थे, आपको याद एक स्लिप निकली थी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, क्या उसको भी इसी समय पर देखा जाता है? नहीं, वीवीपीएटी सेपरेट रखी है, ठीक है ना। उसको केवल क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए रेंडमली यूज किया जाता है, ठीक है। या फिर रिकाउंट की अगर मांग होगी, जिसके बारे में अभी आगे बताऊंगा, तब उसका यूज होता है। नहीं तो आपकी जो काउंटिंग हो रही है फिलहाल वो इसी कंट्रोल यूनिट से हो रही है, ये ऑटोमेटिक है। अब आप कहोगे यार जब ये ऑटोमेटिक है तो ये काउंटिंग वाले इतनी काउंटिंग का मतलब क्या, मतलब ये तो बटन दबाओ पता लग गया। अरे भाई साहब एडिशन तो करना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर मैंने कहा कि एक फॉर एग्जाम्पल एक एरिया में 150 पोलिंग स्टेशन थे, तो हर एक से उस कैंडिडेट को कितनी वोट मिली, तो पर काउंटिंग यूनिट तो आपको पता लग गई, लेकिन उनको ऐड तो करना पड़ेगा। तो यही तो मेन काम है आपके, जो वहां पर काउंटिंग जो ऑफिसर्स बैठे हैं, सुपरवाइजर, स्टाफ, असिस्टेंट, माइक्रो ऑब्जर्वर और पीछे काउंटिंग एजेंट, ये मिलकर यही काम करवा रहे हैं, राइट। तो जैसे वो रिजल्ट बटन प्रेस करेगा तो क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स फॉर ईच कैंडिडेट, नोटा एंड पोलिंग स्टेशन अपीयर्स ऑन द डिस्प्ले पैनल। तो पोलिंग स्टेशन भी आता है। ये छोटी सी डिटेल है, ध्यान रखना। यूपीएससी यहां पर आपको कुछ करने की कोशिश करेगी ट्रैप, ठीक है। पोलिंग स्टेशन का नाम आता है कि नहीं आता, आता है जी, ठीक है, ये ध्यान रखना। नाउ ये है फॉर्म 17C। अब इसका क्या मसला है, जो भी आपकी डिटेल वहां पर आई है जो कंट्रोल यूनिट पर, आपको अब इसको फिल करना पड़ेगा इस वाले पेपर में। और जब आप ये पेपर फिल करें तो पीछे जो काउंटिंग एजेंट बैठा है उसको भी कृपया करके दिखा दें, मतलब दिखाना ही पड़ता है भाई। तो काउंटिंग रिकॉर्ड रिजल्ट डिस्प्लेड ईच कैंडिडेट पार्ट 2 रिजल्ट फॉर्म 17C। तो अगर आपको जरूरत है कि भाई दोबारा प्रेस कराना चाहते हैं कि नहीं भाई हमें दोबारा दिखाओ फिल करने से पहले, लो भाई दोबारा दबाओ, तो आप दोबारा प्रेस करोगे तो जो कैंडिडेट पीछे खड़ा है या फिर काउंटिंग एजेंट है, आप दोबारा उसको दिखा दो कि देखो जी जो हम भर रहे हैं, आप भी अपना लिख लो। तो अगर आप कहीं पर नोट करना चाहते हो, क्योंकि मोबाइल तो आपके पास है नहीं, आप नोट करना चाहते हो कर लो नोट भाई, राइट, क्योंकि जो हम लिख रहे हैं वही आप लिख रहे हैं, जिससे कि उनके सभी काउंटिंग एजेंट के पास कितना डेटा रहा, मतलब कितना जो जो उन्होंने डेटा लिया, तो वो भी अपनी तरफ से ऐड करके देख लें कि हाँ जी डेटा बिल्कुल सही चल रहा है ना। तो इस तरीके से वो भी वेरीफाई कर रहे हैं, समझ रहे हो। अब काउंटिंग वीवीपीएटी रेंडमली यूज की जाती है, राइट। पर्पस का क्या होता है, केवल एक क्रॉस वेरिफिकेशन कि वॉट एवर डेटा वी हैव एक्चुअली एडेड वाया कंट्रोल यूनिट इट इज एक्चुअली एग्जैक्ट, ठीक है ना। तो काउंटिंग ऑफ वीवीपीएटी स्लिप्स डन ओनली वीवीपीएटी काउंटिंग बूथ। ध्यान रखना जो आपकी ये टेबल है ना, जो आपको बताया काउंटिंग रूम, यहां पर आप ये नहीं कर रहे, इसका अलग से वीवीपीएटी काउंटिंग बूथ बनाया जाता है, ठीक है। और यहां पर आरओ और जो ऑब्जर्वर भेजा गया है उसके क्लोज सुपरविजन में यहां पर वीवीपीएटी काउंट की जाती है। फिर एक क्रॉस वेरीफाई किया जाता है कि भाई वहां पर उस टेबल पर जो काउंटिंग हुई थी हमने उसी वीवीपीएटी को ले रखा है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा आया है कि नहीं आया। तो देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन कितनी लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी लगाता है ना, कि कोई गुंजाइश हुई ना आपके मन में शक की। जब सारे ईवीएम्स का रिजल्ट आ जाता है, एडिशन हो जाता है, क्रॉस वेरिफिकेशन रेंडमली हो जाता है, उसके बाद जो है फिर रिजल्ट अनाउंसमेंट से पहले एक मौका दिया जाता है, भाई अगर आपको किसी को कोई शिकायत हो तो आप यहां पर दे सकते हैं, राइट। सो आफ्टर ऑल ईवीएम्स फॉर पर्टिकुलर राउंड हैज बीन काउंटेड, तो उसके बाद पैरेलल 2 रैंडमली सिलेक्टेड ईवीएम्स को लेकर फिर क्रॉस वेरिफिकेशन करा दिया जाता है। फिर इसके बाद फाइनली जो है जो आरओ होता है वो रिजल्ट जो है यहां पर डिक्लेयर करता है और साइन करता है रेलेवेंट रिकॉर्ड, जो भी हमने फॉर्म 17C जो हमने फिल करे थे उसके एडिशन के बेसिस पर जो फाइनल फॉर्म बना उसको वो साइन कर देता है। आरओ वर्बली ऑथराइजेज ईवीएम फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो अब वो जो नेक्स्ट राउंड, क्योंकि एक राउंड हो गया आपने कंट्रोल यूनिट से निकाल कर लिया, अब दूसरी राउंड निकाल कर लिया, तो पर राउंड एक तरीके से ऐसे वेरिफिकेशन चलता रहता है, ठीक है ना। तो आरओ वहीं बैठा है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक मेन टेबल होती है, ठीक है, तो वो वहीं पर है। रिकाउंटिंग तो नॉर्मली कोई जरूरत पड़ती नहीं है रिकाउंटिंग की, लेकिन अगर भाई रिकाउंटिंग आप कराना चाहो तो आप रिकाउंटिंग करा सकते हो। तो ये आपको एक लीगल अधिकार है इलेक्शन रूल्स 1961 के हिसाब से, ठीक है। उसका रूल 63 कहता है कि आपको इसके लिए रिक्वेस्ट किसको करना पड़ेगा, रिटर्निंग ऑफिसर को, आरओ को करना पड़ेगा,
ठीक है ना, तो उसके बाद फिर वो रिकाउंटिंग करा सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है अब ये पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हो गया है, राइट। यहां पर मैं इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा, शशांक त्यागी फॉर यू। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर यहां पर जुड़ सकते हैं, ये डायरेक्टली आप स्कैन करके कनेक्ट हो सकते हैं। ये क्वेश्चन यहां पर आ सकता है, डिस्कस द सिस्टम ऑफ लोकसभा इलेक्शंस अलोंग विद ब्रीफ ऑन काउंटिंग प्रोसेस। तो मुझे लगता है कि ये तो आपको बात क्लियर हो गई, राइट। पर कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीता हुआ कैंडिडेट माना जाता है, राइट। अब लास्ट में मैं आपको बता देता हूं, अगर आप में से कोई यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2025 प्लान कर रहा है तो रफली 9 महीने रह गए हैं आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने में। 9 महीने आपको जीएस का कंप्लीट कोर्स करने में लगभग 10 महीने लगते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ पोर्शन आप मानकर चलिए कि वो फरवरी से मार्च के बीच में आप कवर करेंगे, ठीक है ना। ये हमें बिल्कुल रियलिटी चेक होना चाहिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, लगे रहिए, अब फोकस मत हटाइए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरी एक वेल स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी नहीं चल रही, आई नीड गाइडेंस, आई नीड अ स्ट्रक्चर कि मुझे स्टेप बाय स्टेप ये कर कोई मुझसे करा दे, तो यू कैन एक्चुअली ज्वाइन द स्टडी IQ P2I बैच। वहां पर आपको पर्सनल मेंटोर भी मिल जाएगा, फैकल्टीज लाइव आपको सब चीजें सिखाएंगे। और ये एक कोर्स नहीं है, इसके अंदर 4 कोर्स हैं। जनरली आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो उसमें कोर्स कंप्लीट कराया जाता है, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पर क्या है, हैंड होल्डिंग प्रोग्राम है ये। पहले कोर्स कंप्लीट कराया जाता है, उसके बाद आपका क्रैश कोर्स के थ्रू रिवीजन कराया जाता है, उसकी अलग से बुकलेट दी जाती हैं। उसके बाद सक्सेस इन मीन्स का अलग से कोर्स कराया जाता है, देन इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम कराया जाता है। इसी वजह से इसका नाम है P2I। ज्वाइन करते समय आप ये कोड यूज कर देंगे, त्यागी लाइव। और ये बैच जो है स्टार्ट हो रहा है, लॉन्ग टर्म वाला बैच आज स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई ग्रेजुएशन में है ना तो फिर वो लॉन्ग टर्म बैच ज्वाइन करना P2I का 3 साल वाला, ठीक है। तो प्राइस इज गोइंग टू रिड्यूस, आप इस कोड को यूज कर लेंगे, त्यागी लाइव को। हर एक स्टडी IQ के कोर्स पे, बुक पे आप कहीं पर भी स्पेशल कोड को यूज करेंगे तो जो भी डिस्काउंट आपको दिख रहा होगा उसमें और डिस्काउंट ऐड हो जाएगा। इसमें आपका जो 18 बुक्स का सेट है वो भी आपके घर पर पहुंच जाता है। साथ में PSR ऑप्शनल मैं पढ़ाता हूं, इसके अलावा आप अदर ऑप्शनल भी ले सकते हैं जो भी आपका इंटरेस्ट फील्ड है। PSR ऑप्शनल 10 जून को स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ऑफलाइन करोल बाग दिल्ली में हो रहा है, तो यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन फ्रॉम हियर, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए अपना, जय हिंद।